सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप सबको भीगी भीगी सी सुबह बहुत बहुत आप अच्छी तरीके से एक्साइटेड मुबारक हो। और आज भी हम सब साथ हैं। कल हम नहीं आ सके थे कल के लिए माजरत, क्योंकि कल बहुत बुरी तरीके से हम फंस गए थे बारिश में। आप जानते हैं जिस तरह से रोडों में पानी इकट्ठा हुआ था कि गाड़ी तक डूब जाती, तो हम तो फिर भी बेचारे इंसान हैं, गाड़ी में खड़े रह गए, आखिर में नहीं पहुंच सके। लेकिन तलहा अलबत्ता आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो कल से हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात से आपके से इख्तिलाफ करूंगा। आपने कहा रोड पर पानी बहुत ज्यादा जमा था। देखिए, रोड होते तो उन पे पानी होता ना। पहले हम कहते थे रोड पे खड्डा है, लेकिन नाजरीन अब जो लोग कराची में रहते हैं वो ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि खड्डों पर रोड है। अगर कहीं खड्डे की जगह रोड आ जाता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह यहाँ तो रोड है, यहाँ खड्डा कैसे नहीं हुआ। हम ये बातें कर रहे हैं, हमें साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया गया है कि अब बारिश से हमें मजा नहीं आता, हम इंजॉय नहीं करते, हम पकौड़ों की जानिब नहीं दौड़ते, बल्कि हम बारिश से डरने लगे हैं। और इस डर की वजह यही है जो कि हुकूमत की तरफ से हमें तोहफा मिला हुआ है। पता नहीं क्यों वर्दा आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब वार्निंग आपको दे दी जाती है कि बारिश आने वाली है, आप लोकल बॉडी इलेक्शंस पोस्टपोन कर देते हैं कि बारिश आने वाली है, ज्यादा बारिश आने वाली है, यानी ज्यादा पानी आने वाला है, जो कि आपकी पार्टी चीफ ने खुद कह रखा है। उसके बावजूद भी नालों की सफाइयां नहीं होती हैं, नदी की जानिब नहीं देखा जाता है, पुल टूट जाते हैं, पाश पाश हो जाते हैं, सिस्टम बिखर जाता है, और हम जैसे बेचारे मजलूम एंकर अपने शो पर आने से कासिर हो जाते हैं, जैसे कि कल नहीं आ सके। लेकिन फहीम, अगर हम देखें तो आज फिर भी अगर हम कंपेयर करें कल की बनिस्बत, पानी बहुत ज्यादा बेहतर था। पानी नहीं खड़ा था रोडों पे, इतना जगह जगह ट्रक्स खड़े हुए थे, पानी निकालने की जो है वो मशीन वगैरह लगी हुई थी, काम हो रहा है। लेकिन अगर ये काम ये लोग पहले ही कर ले तो हम बहुत सी कीमती जानों से हाथ ना धोने पड़े हमें। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो बारिशें हुई हैं कल परसों में, उसमें 5 से ज़ायद लोग कराची में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और कोयटा में 100 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इतनी कीमती ये जानें होती जिनके लवाहिकीन उनसे बिछड़ जाते हैं, खड्डों में गिर जाते हैं, नालों में गिर जाते हैं। ये ज़रा सोचें, जो इमरजेंसी हम आपको महकमा मौसमियात पहले से बता देती है कि इमरजेंसी अलर्ट है, हाई अलर्ट इमरजेंसी है, आप एहतियात करें, ख्याल करें। जो काम हम आज कर रहे हैं कल करें। हालांकि कल देखा जाए, कल आज शाम 8 बजे से मुस्तकिल बारिश हो रही है, और अभी सुबह भी बारिश हो रही है, अभी दोबारा बारिश शुरू हो रही है बाहर। हम स्टूडियो में, लेकिन यकीनन बाहर बारिश होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आए, जहां हम बुराइयां बताते हैं आपको, एक खड्डे हैं, पानी भरा है, वहां पे हम ये भी जरूर डिक्लेयर करेंगे कि आज रोड वाकई साफ है, कल रात में भी पानी नहीं भरा था, क्योंकि वर्दा आज बारिश नहीं हुई है। जिस दिन बारिश हुई है ये एग्जैक्टली सफाई होनी चाहिए बारिश से पहले। अब आप देखें कि ये बारिशों के बाद जो है एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, आपको दिखाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में, शायद टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो आ जाए, कि कुर्सियों के ऊपर जो है वो लोटे घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये वीडियो कराची शहर की है, वायरल हो रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर, स्पेशली जो कराची में रहते हैं, जो 1100 अरब से ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों के जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, मगर कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। अब ये नहीं पता कि ये कौन है और कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि इस बारिश की नेमत से ज्यादा हमें जहमत के तौर पर इसे झेलना पड़ा है। और फहीम, कल मछलियां ही पकड़ी गई हैं मंडी की साइड से, आप देख सकते हैं। ये देखें किस तरह से बेतहाशा मछलियां रोडों पे आ गई हैं, और लोगों ने बाल्टियों में, कपड़ों में, थैलों में, दुपट्टों में, हर बड़ी जबरदस्त एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बेचारे जो है ना, ये फिश फार्मिंग होती है सब्जी मंडी, कराची सब्जी मंडी के पीछे कुछ फार्म्स हैं जहां पर ये फिश फार्मिंग होती है, और इसमें बड़ी तादाद ट्राउट फिश की भी है, जिसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और ये अपर एरियाज में भी सप्लाई की जाती है। आप देख सकते हैं काफी महंगी एक्सपेंसिव मछली होती है ये, जो कि लोगों के लिए सब्जी मंडी में अवेलेबल थी। सब्जी मंडी में लोगों ने ये मछलियां पकड़ी हैं, और बड़े मजे से, बड़े ही खुशगवार माहौल में लोग थैलियां भर भर के ले गए हैं। ये भी एक मौजज़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इस सिंध हुकूमत के दौर में हमें मरमेड्स भी नजर आ जाए। खैर बात चलती रहेंगी, लेकिन एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। मामला इतना पेचीदा नहीं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालती रिमार्क्स, अहम मामले की समाअत आज फिर होगी। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की बैठक, फुल कोर्ट के मुतालबे से
पीछे ना हटने पर इत्तेफाक। शहबाज सरकार के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। दूसरी तरफ पीटीआई क़यादत ने हुकूमती इत्तेहाद के फैसले को बचकाना करार दिया है। कराची के उफ़ पर बादलों के डेरे, रात से जारी कहीं तेज कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में जल थल एक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और कई राब्ता सड़कें पानी में बह गई। हालात अबतर। और नाजरीन, समीना बेग ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। K2 सर करने वाली पहली खातून कोहे पैमा बन गई। कौमी हीरो की बहिफाजत वापसी की पूरी कौम मुंतजिर है। जी, बात तो हम सब जानते हैं। कराची में कल रात से बारिश का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। रात भर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ तक कि सुबह भी आज बारिश हो रही थी और अभी दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन बारिश की वजह से जो सूरत हाल सामने आ रही है, कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज है और आगे मुसलसल दोबारा से 31 जुलाई को जो है वो एक नया स्पेल शुरू हो जाएगा बारिश। ऐसा ही है बिल्कुल, और कुछ भी होने को हो सकता है। फिलहाल इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौसमियात जवाद मेमन साहब मौजूद हैं। उनसे पता करते हैं कि क्या आगे होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जवाद साहब। जी जवाद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जवाद साहब की ऑडियो थोड़ी सी बढ़ाइएगा प्लीज। जी अब बेहतर है? जी जी जनाब। जवाद साहब, ये कराची की बारिशों की आपने तो पहले ही आपके डिपार्टमेंट से इतला आ गई थी, वार्निंग आ गई थी। खैर इंतजामात काफी बेहतर हो सकते थे लेकिन हो नहीं पाए। खैर आने वाले जो ये स्पेल की बात हो रही है, इस पे थोड़ी सी जरा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकें। देखिए फ़हीम भाई, ये जो मौजूदा सिस्टम था ये कल जो है कराची के ऊपर से क्रॉस होता हुआ बहरा अरब मकरान कोस्ट से जो है एस्केप होता हुआ इस वक्त तकरीबन ईरान और ओमान के पास मौजूद है, जिसके ज़रिए असर जो है वो बलूचिस्तान में कल हमने देखा कि काफ़ी हैवी रेनफॉल की जो है वो इतलात मिलती रही। साथ ही साथ अब ये जो सिस्टम आगे मूव हुआ है तो इसके फुल इफेक्ट्स जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में अगले 24 से 36 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे तक रहेंगे। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मॉनसून ट्रफ है जो इस वक्त डायरेक्टली सिंध के जिसका रुख है, सिंध के ऊपर इसका रुख है, उसमें राजस्थान रीजन के ऊपर एक अगेन एक लो लेवल सर्कुलेशन बनी है, वीक है। वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज किसी टाइम दोपहर या शाम को जो है वो सिंध में दाखिल होगी। तो इसके ज़ेरे असर जो है वो 26 और 27 को अगेन ये जो बारिशों का जो सिलसिला है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है वो मॉडरेट टू एट टाइम्स हैवी स्पेल जो है वो मुमकिन है कल तक 27 जुलाई तक। जवाद साहब कह रहे हैं 27 जुलाई और 28 जुलाई को भी बारिश के इम्कानात है और 30 जुलाई से एक नया स्पेल बारिशों का आने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो कब तक रहेगा? 30-31 से जो स्पेल फिलहाल जो नजर आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन फिलहाल जो है वो अराउंड 50 to 60% है, क्योंकि 2 से 3 चीजें हैं जो आगे आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत मजीद क्लियर होंगी। बेसिकली जो मॉनसून ट्रफ है उसका सारा अभी देखा जाएगा कि आया वो सिंध की तरफ ही रहती है या वो पंजाब की तरफ अगर मूव करती है, तो फिर ये देख सकते हैं कि आने वाला जो सिस्टम है वो आते आते या तो वीक हो जाए, उसकी शिद्दत सिंध के लिए इतनी ज्यादा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका ट्रैक जो है वो पंजाब की तरफ मूव कर जाए। फिलहाल ये जो सिस्टम है अराउंड 50 to 60% जो है इसके चांसेस हैं सिंध की तरफ आने के, लेकिन मजीद जो है इसमें 24 से 48 घंटे और दरकार है। 24 से 48 घंटे और दरकार है सिंध की तरफ आने के लिए। जवाद साहब जी जी, मैं कोयटा से जो है वो हमें ज्वाइन, आप हमारे साथ ही रहिएगा जवाद साहब। आजम उल्फत ने हमें ज्वाइन किया। कोयटा की सूरत हाल इस वक्त नाजरीन बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है और जैसा कि आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, मीडिया पर भी आपको कवरेज दिखाई जा रही है कि जमीनी रास्ते जो है वो बहुत सारी जगहों के मुनक़ता हुए हैं। कल रात को एक ब्रिज का जो है वो भी काफी खासा बड़ा जो है वो पोर्शन टूट गया हब नदी के पास का। तो आजम उल्फत से जो है वो कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम। वालेकुम सलाम सर। जी आजम उल्फत साहब, बताइएगा कि कोयटा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या जमीनी रास्ते जो हैं वो बहाल हो सके हैं या अभी तक सब लोग वहां समझ लीजिए एक गहमा गहमी फैली हुई है? सर गुज़िश्ता ये इस माह के 3 तारीख से जुलाई से शुरू होने वाले बारिशों का सिलसिला न थमने वाला है। बारिशों के साथ साथ अमवात का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर
हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कोयटा कराची शायरा जो मिलाने वाला पुल था वो गुज़िश्ता रोज़ गिरने के बायस कराची से राब्ता बिल्कुल बलूचिस्तान का ख़त्म हो गया। इसी तरह बोलान से अंदरून सिंध जाने वाले रास्ते भी बंद हो चुके हैं। जोब से पंजाब जाने वाले रास्ते भी इस वक्त बलूचिस्तान इंतहाई गंभीर सूरत हाल में है। अमवात 104 से तजावुज़ कर गए हैं, जबकि नुकसानात अरबों का हुआ है। इस सिलसिले में PDM बलूचिस्तान ने एक सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिसमें तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, जबकि अमवात 104 से तजावज़ कर गए हैं। साथ साथ ये भी बताऊं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने 50 अरब रुपए का मुतालबा किया है कि वफाक फौरी तौर पे 50 अरब फराम करे ताकि मुतासरा इलाकों की बहाली मुमकिन हो सके और जो मुतासरीन है इनको बहाल किया जा सके। सही आज़म उल्फत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं जियोलॉजिस्ट कादरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जो ये सिचुएशन चल रही है बारिशों की इस वक्त, क्या दुनिया में जो पूरा क्लाइमेट चेंज आया है उसकी वजह से हो रहा है, मजीद आगे कितने दिन तक बारिशें रहेंगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आगे 2 से 3 महीने तक बारिशें होती रहेंगी। तो जी मुजीबुल्लाह कादरी साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। और ये बताइएगा कि क्या ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है वर्ल्ड वाइड, इतनी ज़्यादा बारिशें होना उसी की वजह है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे आने वाले 2-3 माह बारिशें रहेंगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि जैसा आपने भी कहा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट की चेंजिंग जो है वो आती रहती है। वैसे तो जॉली से मैं जानता हूँ कि दुनिया में कई दफा साइकिल आ चुकी है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि जो हमारा इलाका है कराची का बिलखुसूस ये जोन जो है या पूरा मकरान पट्टी जो है, ये जो है क्लाइमेट चेंज का असर इस पर आ रहा है। अगर आप देखें तो कराची में पिछले 10-20 सालों के अंदर होता यह था कि 3-4 साल के बाद 1-8 साल अच्छी बारिश होती थी और बाद में 2-2 साल ड्राई चले जाते थे। लेकिन ये पिछले 5 साल के अंदर आप देखें तो हमारी बारिश की कराची में रेशो बढ़ती चली जा रही है, मुस्तकिल बढ़ रही है। इस मतलब जो क्लाइमेट चेंज आने जा रहा है वो असर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा बादल उठ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि बहरे अरब जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है यकीनन उससे भी जाहिर होता है बादल भी ज्यादा ऊपर आते हैं और फिर बारिश में सिलसिला भी रहता है और फिर हमारा जोन बहुत करीब है। तो ये बुनियादी वजह है और ये जो साइंसदानों ने बताया है वही बताया है कि ये मुस्तकिल अभी और बढ़ेगा। तो कराची में पिछले 3 साल की अगर बारिश देखें तो हर साल बारिश का रेशियो बढ़ रहा है और ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रहा है। पहले तो एक बारिश हो गई, एक हफ्ते बाद दूसरी होती थी। अब तो ये है कि ईद से लेकर आज तक यानी 15 दिन तो मुसलसल हो गए कराची में बारिश। अब ये सोचिए कराची में इतनी बारिशें अगर होंगी तो सूरत हाल आप खुद बता रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल कैसे चल रही है पूरे मुल्क के लिए, कराची का सूरत हाल है उसकी वजह है। मैं उस वजह पे जा रहा हूँ क्योंकि जाहिर बाकी महकमा सुनत आपको बता दिया। वजह यह है कि कराची को सूरत हाल अबतर हो जाएगी 5 से 10 साल के अंदर अगर इन्होंने जो नेशनल ड्रेन सिस्टम है उसको उन्होंने सही नहीं किया। उसके लिए देखिए बुनियादी बात बता रहा हूँ, मैं ज्यादा न लोगों को डरा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, मैं बुनियादी बता रहा हूँ। इनको चाहिए कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वो मैप हासिल करें जो कराची ओरिजिनल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप, उसमें देखें कि नेचुरल गिलियारी और गुज्जर के अलावा बहुत सारे नाले हैं। उन नालों को जो उन्होंने क्योंकि ब्लॉक कर दिया है, जब वो ब्लॉक हो गए हैं जाहिर बात है उनका पानी रुक रहा है, पानी खड़ा रहेगा। जब पानी खड़ा रहेगा तो जाहिर बात है सैलाबी कंडीशन होगी, घरों के अंदर जाएगा। तो जब तक ये नेचुरल ड्रेनेज को, और देखिए इस्लामाबाद आप चले जाइए, इस्लामाबाद में कितनी ही बारिश हो जाए पानी क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज से बाहर निकल जाता है, इसलिए आधे 1 घंटे के बाद शहर में कहीं पानी नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। मजीद साहब, मैं यहाँ पर आजम साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर मौसमियात, उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा इस डिस्कशन में। आजम साहब ये बताइएगा कि इस बार अभी तक जो है इस स्पेल ने कराची में जवाद साहब बताइएगा कि इस वक्त तक अभी तक जो है वो कितनी बारिश जो है वो कितने मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है?
करें तो कराची के तकरीबन एरियाज जो हैं वो ट्रिपल डिजिट्स में जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे 200 सवा 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिस तरह क्लिफ्टन में हमारा जो वेदर स्टेशन है वो तकरीबन सवा 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर चुका है और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मॉडरेट टू हैवी स्पेल जारी है। केमाड़ी में भी इसी तरीके से 200 प्लस है। सदर में जो है वो हमने देखा कि बहुत ज्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई तो सदर भी 200 प्लस जा चुका है। तो तकरीबन 70 to 80% एरियाज ऐसे हैं जो ट्रिपल डिजिट्स को टच कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं और कुछ आइसोलेटेड एरियाज ऐसे भी हैं जो 200 प्लस भी जा चुके हैं। 200 प्लस जा चुके हैं। मजीद साहब, मैं आपको दोबारा ज़हमत देना चाहूंगा। आपने भी जिक्र किया कि 3 साल 4 साल से जो है वो कराची में क्लाइमेट चेंज देखा गया है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं। इससे पहले 20 साल तक ऐसा नहीं होता था, यानी 2000 के बाद। लेकिन 2000 से पहले इसी किस्म की बारिशें होती थी। उस वक्त में और अब की बारिशों में क्या फर्क आया है? ये जो आपने ड्रेन सिस्टम की बात की थी, इसको इन्वॉल्व करते हुए जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। उससे पहले आपका महकमा मौसम के माहिर मौजूद है, उनसे पूछे कराची के अंदर क्या 15 दिन का 20 दिन का स्पेल होता था कंटिन्यू? नहीं होता था। अभी आप मालूम कर लें। वो होती थी थंडरस्टॉर्म्स आते थे, यानी कि वो एरिड रीजन के अंदर सूरत हाल होती है कि 3-4 साल के बाद एक साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो 2-3 स्पेल एक आध स्पेल में हो जाती है, लेकिन ये स्पेल का टाइम बढ़ रहा है मेरे दोस्त। सही, ये हमारे बड़ा अलार्मिंग है। मजीद साहब, तो ये बताइएगा कि इससे क्या नुकसानात हैं हमारे, कि हमारी क्रॉप्स पे, हमारी एग्रीकल्चर पे क्या नुकसानात सामने आएंगे? यही बताने जा रहा था। अब जब ये पानी एक दिन नहीं, जब खड़ा रहेगा पानी कई दिन, और फिर दूसरे क्या हो रहा है, जब ड्रेन नहीं हो रहा है, सारे गटर कराची के, अगर सारे नहीं कह रहा तो 90% गटर तो मैं कहूंगा कि इस वक्त उबल रहे हैं। 99% कर लीजिए सर, 1-8% रह गया होगा बस। मैं तो स्टेप साइड लिया, क्योंकि मैंने भी शहर घूमा जाकर। मैं जगह गया, हर कोई गली नजर नहीं आई, अच्छे पॉश एरिया में गली नजर नहीं आई जहाँ गटर ना उबल रहा। सबसे ज्यादा पॉश एरिया ही डूबे हुए हैं, सबसे ज्यादा। हाँ, नहीं, हर जगह में ये बात नहीं है, हर जगह डूबे हुए हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि साहब वो तो पॉश एरिया है ना, उसको हम कहते हैं। लेकिन मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी एरिया है, जब गटर उबल रहा है, पानी गटर खड़ा हुआ है, ये बताइए कि आप देखते हैं रोडें खराब हो जाती है 3 दिन के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। जब रोडें खराब रहती है, यही पानी जा रहा है आपके बुनियादों में। सही। अच्छा, सड़कें बैठ रही हैं, खोखली सड़कें होने की वजह से वो भी बैठ रही हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। इससे बचा कैसे जा सकता है मजीद साहब? क्या आपकी एडवाइस क्या होगी? पानी को ड्रेन करना है। ओके जी, ड्रेन करना, यानी ड्रेनिंग सिस्टम को हुकूमत से मुतालबा है आपका भी। करेंगे तो 5 से 10 साल के अंदर कराची की सुविधा वो होगी जो हमारे आम कब्रिस्तान की होती है। अल्लाह माफ। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौसमियात। उन्होंने हमें आगाह किया कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, हमें भी चाहिए कि हम अपने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील करें। बिल्कुल, ये हुकूमत से उनका ये मुतालबा था कि आप नदी नालों की जो है वो सफाई पर फोकस करें, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। बल्कि इस वक्त तक बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं। मेरे ख्याल में सीएम साहब खुद भी दौरे पर निकले थे, उन्होंने खुद भी देखा है ये, और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। नदी नालों की बात नहीं, हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए शहर में, ताकि ड्रेनेज सिस्टम हमारा क्लियर होगा, ताकि सड़कों में पानी खड़ा ना हो। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, सामने आ रहा है हमारे, क्योंकि अब पहले के मुकाबले में ज्यादा बारिशें होने के इम्कानात है और मुस्तकिल 15 दिन का जो स्पेल ये आया है, हम सब जानते हैं, और आगे भी मजीद एक स्पेल लेकिन आने वाला है। वही है कि अगर हम इनसे मुतालबा करेंगे तो ये कहेंगे जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। खैर नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आप सब लगा दो कि दुनिया बोल है में ज्यादा बारिश। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और ब्रेक पे जाने से पहले जब आप देख रहे थे तो हम मुल्क के मौसम की बात कर रहे थे, बिलखुसूस कराची और कोयटा की। लेकिन आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में बहुत ही गर्मा गर्मी उरूज पर है। क्यों वर्दा? बिल्कुल, और कल एक तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन कल रात गए अहम डेवलपमेंट सामने आई है, और डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त को
जब मुस्तरद कर दिया गया तो उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद ने एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने कहा है कि जी हम बॉयकॉट कर देंगे। तो ये बात वही हो गई कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आ रहा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खिताब करते हुए कह देंगे जी हम जो हैं वो PDM जो है वो रहनुमा इसका बॉयकॉट कर। बिल्कुल ऐसा ही है, इसे कहते हैं जी अगर शेख रशीद साहब की लिंग्विस्टिक में बात की जाए तो मीठा मीठा हब ते कड़ा कड़ा थू। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के पास अल्लादीता खान मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लादीता जी। अल्लादीता बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन कोर्ट पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई और 23 मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने यही सवाल पूछा कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है, तो जो लीगल टीम थी हुकूमती जमात की वो दलाल देने में या सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने में या ये जवाब देने में नाकाम नज़र आए। अभी सुबह का टाइम है, आज भी दोबारा 11:30 बजे ये समाअत दोबारा शुरू होगी। चूँकि दलाल के लिए टाइम मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर एक बार आज की समाअत के लिए आज उनको दलाल देने के लिए टाइम दे दिया। लेकिन रात को जो डेवलपमेंट सामने नज़र आई है, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो बाइकाट का फैसला किया गया है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी को तो सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो हुक्मरान जमात की तरफ से कोई सियासी रहनुमा पहुँचे हैं और ना ही जो परवेज़ इलाही या PTI की जानिब से अपोजिशन की जानिब से कोई सियासी रहनुमा इस वक्त पहुँचे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कल की तरह आज भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाता के अंदर भी रेंजर्स बड़ी तादाद में तैनात की गई है और बाहर सुप्रीम कोर्ट के अहाता के बाहर भी पुलिस की बड़ी तादाद तैनात की गई है। किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए रेंजर जो है वो तलब कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तौला साहब, हम आपकी जानिब आते रहेंगे, मौजूद हैं। और नाज़रीन, इसी पॉलिटिकल सिचुएशन को ज़रा डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ PTI के रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका, आप हमेशा अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, आज भी आपने दिया है। कल PTI की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हुकूमत को निशाना बनाया गया और हुकूमत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसे चैलेंज भी किया गया और उसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स को भी जो है वो ब्रीफली बताया गया है। अब PTI का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि कल PDM ने जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई उन्होंने कोई वैलिड पॉइंट नहीं दिया जिसकी बुनियाद पे उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि फुल कोर्ट के लिए पेचीदा मामलात और ना समझने वाले अगर कोई ऐसा इशू है जो हमारी समझ में ना आ रहा हो तो ठीक है, फिर तो बन सकता है। लेकिन चूंकि इस्तकाक सुप्रीम कोर्ट का है तो उन्होंने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने एक सिंपल बात की, उन्होंने कहा कि अक्सरियत वाला बाहर बैठा है और अक़लियत वाला चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है कि ये तो एक बड़ा सादा सा अल्फाज है। और दूसरी उन्होंने जो बड़ी खास बात की है कि हमारे फैसले के अंदर जो ऐसी क्या बात थी या ऐसा कौन सा पैरा था जिसको डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के अंदर शामिल किया, जरा हमें उसकी वजाहत दे दी जाए। देखिए, इस टेक्निकलिटीज के ऊपर अभी तक जो उनके वकला थे, जो PDM के वकला थे, वो नहीं वाजे कर सके कि ऐसी कौन से पैराग्राफ के नीचे उन्होंने जो वोट है वो मुस्तरद किए हैं और उसके मुताबिक जो है वो उन हमजा को जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया। साहब, इसी पर अगर हम लीगल राय लेना चाहें तो हमारे साथ फॉर्मर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब सैयद शफकत अली शाह मासूमी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो जो अभी नियाजी साहब ने भी पॉइंट उठाया वही मेरा सवाल होगा आपसे कि प्ली जो गवर्नमेंट ने ली है वो ये नहीं ली है कि 63A क्या कहता है, बल्कि जो जजमेंट आई थी जब ये वक्त आया था कि PTI की जानिब से 20 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस जजमेंट को लेते हुए उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर की जगह पार्टी लीडर को रिप्लेस कर दिया है। इस पे अगर आप लीगली थोड़ी सी ब्रीफ कर सके प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इशू काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में तमाम पार्टियों की तरफ से सबजुडिस किया गया है
अब अदालत के पास बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो ये है कि आइदर द पार्टी चीफ कैन डू दिस एक्ट और नॉट। ये पार्टी चीफ काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या जो पार्लियामेंट में जो लीडर है काफली का, वो इसको कर सकता है। तो पार्लियामेंट में जो लीडर था उसने इनको अलाउ कर दिया और इनको वोट कास्ट करने का इख्तियार दे दिए हैं। तो जब ये इनसाइड द प्रेमिसेस, क्योंकि जो चौधरी शुजात साहब हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से वो इनसाइड द प्रेमिसेस नहीं है। और करंट जो इनसाइड द प्रेमिसेस पोजीशन चल रही है, तो जो पार्लियामेंटेरियन का लीडर है उसने इनको अलाउ किया और ये लीगल था, लॉफुल था, और जिसकी वजह से ये प्रोसेस हुआ। लेकिन शफकत साहब ये बताइएगा कि कल जैसे इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए राणा सलाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बाइकआउट करते हैं अदालत के फैसले का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको ये सूट करता है इस तरह के बयान देना? और मरियम नवाज ने भी कहा कि जो उन्होंने बेंच की बात की, क्या वो सही है? अदालत की तौहीन नहीं है ये इस तरह की बातें करना? देखें, ये ज्यादा क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, 1 और 2 हैं, तो इसके लिए तीन मेंबर बेंच राइटली कॉन्स्टिट्यूट की है चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की चीफ जस्टिस हैं, और उसके साथ जो 2 मेंबर जज साहबान हैं उनका भी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका भी एक तजर्बा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बायकॉट कभी भी अदालतों का नहीं करना चाहिए। अदालतों में लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, अदालतें सुन रही हैं आपको। तो ये खुल्लम खुल्ला धमकी नहीं है शफकत साहब? जब अदालतें पेशेंट हियरिंग दे रही हैं तो बायकॉट का क्या जरूरत है? बायकॉट करने से वो अपना राइट खो देंगे। और मेरी गुजारिश ये है इसमें कि जो डिप्टी स्पीकर साहब है वो क्यों, उसको जाना चाहिए अदालत में बगैर रिकॉर्ड के, रिकॉर्ड शो करना चाहिए उसका क्या ओपिनियन है, क्या लीगल ओपिनियन है, किस बुनियाद पर उसने ये ऐसा। ये नियाजी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि नून लीग इस वक्त ये तासुर दे रही है, जो कि पहले भी उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट में, एक मरतबा पहले भी वो हावी होने की कोशिश कर चुके हैं। इस बार फिर मरियम नवाज के जहां पर अभी वर्दा ने जिक्र किया तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2 जजेस जो हैं वो पीटीआई की साइड ले रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस साहब को इन्वॉल्व ना करते हुए बाकी बेंच को उन्होंने ये कह दिया है कि ये फेवर में बात करते हैं पीटीआई की। ये कहां तक जो है वो आप पार्टी इसको किस तरीके से डील कर रही है इस स्टेटमेंट को? इसके बारे में वो कहते हैं ना, मैं नियाजी साहब से जानना चाह रहा था शफकत साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू। जब उनके हक में फैसला आया, जैसे कि कल सुप्रीम में दोबारा ये कहना चाहूंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था तो हमने उस वक्त डिसीजन दिया, तो आप तो मिठाइयां बांट रहे थे, और आज अगर जब हम बात कर रहे हैं हक और सच की तो आपको ये अच्छी नहीं लग रही, तो बात वहीं पे आ जाती है कि वो फैसले जो इनकी मन मर्जी के हों और इन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करे अदालतें। जैसा ये वही वाली बात हो गई कि आपकी मर्जी का फैसला हुआ तो सब ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप बाइकआउट की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा, समात में क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, फैसला मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, अभी उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया है। अगर हकायक की और शवायद की और कानून की बात की जाए तो यकीनन अक्सरियत वाला ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और अगर बात करें धौंस धांधली की और मन मर्जी की अदालतों की, तो ये तो वो चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर। अच्छा नियाजी साहब, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे नून लीग के खिलाफ जब आ रहा होता है फैसला, यानी कि कल की समात से ऐसा लग रहा है कि शायद उनके खिलाफ, उनकी फेवर में ना आए, अगर पीटीआई के खिलाफ ये फैसला आता है तो पीटीआई का क्या मौकफ होगा इसमें? वो एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला सुप्रीम कोर्ट देना है, और हमें के फैसला हकायक
यकीनन फैसले के ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है, जज के ऊपर नहीं। तो यकीनन अगर फैसला मेरिट की बुनियाद पे आता है तो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी पे लाजिम है कि वो फैसले को तस्लीम करे। हाँ, अगर जजमेंट के अंदर ऐसे नुकात हैं जिसपे बहस हो सकती है, यकीनन ये हमारे लिए भी एक नया रास्ता होगा। अच्छा, शफकत अली साहब से जो है वो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा वर्दा। शफकत साहब, ये बताइएगा कि नून लीग ने डिमांड की है फुल बेंच की, यानी 17 के 17 जजेस जो हैं वो वहां पर मौजूद हों, जो कि सितंबर तक सुनने में आ रहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बताइए कि ये डिमांड उनकी कितनी % वैलिड है इस किस्म के केसेस में? इस वक्त 4 जजेस जो है वो एलिमेंट नहीं हुए, 17 जजेस और 6 जजेस हुए। शफकत साहब, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। इस वक्त जो काम कर रहे हैं 6 जजेस से बाहर गए हुए हैं या हॉलीडेज पर है। जी जी बिल्कुल। वैकेंट है, तो अब 5 जजेस में से 3 जजेस बैच में जो चला रहे हैं, तो ये इसको एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपकी ऑडियो को थोड़ा क्लियर ऑडियो का थोड़ा सा आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मसला है। शफकत साहब, अमजद साहब की तरफ आते हैं। जी अमजद साहब, आप बताइएगा कि अगला लाहे अमल आप लोगों का क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, आज जो 11:30 बजे मुकर्रर है टाइम प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट जो है, उसके फैसले के बाद ही अगला लाहेअमल जो हमारी कोर कमेटी है, जनाब खान साहब है, वो अगला लाहेअमल तय करेंगे। इंशाल्लाह जो भी होगा कौम के मफाद में होगा और पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान की अवाम और खुद मुख्तारी के लिए होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफकत साहब हमारे साथ आ गए हैं। आप जो सवाल कर रहे थे पहले मैं चाहूंगी कि उनसे जवाब ले लें। बताइएगा, फुल बेंच की डिमांड कर रहे थे। जी शफकत साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी जी, अब आपकी आवाज क्लियर है, आप बताइएगा सर। जी, अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस के होते हैं। इस वक्त जो है 4 जजेस की वैकेंसीज वैकेंट है, अभी एलिवेट नहीं हुए हैं उसमें। उसके बाद 6 जजेस ऑन लीव हैं और वेकेशंस पर हैं। मुल्क से बाहर भी हैं, कुछ मुल्क के अंदर भी वेकेशंस पर है। अच्छा, उसके बाद इस वक्त 7 जजेस काम कर रहे हैं। 7 जजेस इस बेंच में बैठे हैं, बाकी दूसरे मुल्क को भी चलाना है और दीगर रजिस्ट्रीज भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इस वक्त तो फुल बेंच का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, पॉसिबिलिटी नहीं ऑन द ग्राउंड अदलिया में। जी सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अली शाह साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अली शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और वर्दा, जैसे सुन लिया कि इस वक्त फुल बेंच का मुतालबा करना मकसद ये है कि आप डिले करना चाह रहे हैं मामले को, और इस वक्त मामला को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, आप अगर देखें इस वक्त क्या सिचुएशन है, नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबरान हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़रा ये वीडियो में देखिएगा। पहले अता तारड़ साहब ने ये एक हाथ में अपने आइन की किताब उठा रखी थी और दूसरे हाथ से जो है वो किस किस्म के इशारे कर रहे थे, ये भी आपको दिखाया जाएगा अभी। और ये आप देख सकते हैं ये आइन की किताब उठाकर चैलेंज कर रहे हैं, पता नहीं किसको चैलेंज कर रहे हैं, ये आया है सामने। और कल रात को ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस तारीख को दोहराया है अपने ट्वीट में। अगर आप उनके ट्वीट की जो है वो जेपैक मुझे दिखा सके स्क्रीन पे, तो नाजरीन भी वो देख लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने तो वो जेस्चर जो है वो नहीं लगाया है। ये न जाने क्यों लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं और उनकी जजमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके एक्शंस पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके रिएक्शंस पर उंगलियां उठा रहे हैं। और इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनके हक में फैसला नहीं हो रहा। बात यही है कि जब आपके हक में फैसला नहीं आ रहा, आपकी मन मर्जी का फैसला नहीं आ रहा, तो आप तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये बात तौहीन अदालत नहीं लग रही है। लेकिन अगर कोई पहले बात आपके आगे अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाके दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी करता है, तो आप उस पर जो है सवाल उठा देते हैं। अब इस तरह की हरकतें करने ऐसा ही है, लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये तौहीन अदालत जब पूरे मुल्क को लग रही है, तो ये अदालत को अभी तक ये तौहीन अदालत क्यों नहीं लगा। हो सकता है कि वो इस फैसले के बाद कोई एक्शन लें,
हो सकता है कि और इतना डिले का भी मुझे फहीम समझ नहीं आ रहा कितना समात में डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखें चीज क्लियर है। जब एक बात आपसे कह दी गई है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो क्लियरली बता दी गई कि ये कहाँ लिखा है, आइन किस किताब में लिखा है। आर्टिकल 63 के तहत भी जो हमने पूरा देखा कि उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि जो शख्स आपका अगर लीडर है वो पार्लिमानी लीडर जरूरी है आपके लिए, मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट के शुजात साहब, तो फिर आप कैसे बिल्कुल। लेकिन तौहीन अदालत के लिए दरखास्त भी जो है वो डाल दी गई है दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के खिलाफ, और जो कल एक्शन हुए उसके खिलाफ एक दरखास्त दी गई है। देखते हैं उसके ऊपर कब रिजल्ट जो है वो सामने आता है। और इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं, पूरे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया उसे देख रही है, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो डैमेज हो रही है, डैमेज हो चुकी है फहीम। इसी की वजह से हमारी पूरी मईशत पे असर पड़ा है, डॉलर मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत जो है वो मुस्तकिल नीचे आती जा रही है। कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं सऊदीया से गारंटी दिलाओ, कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे रहा है आपको, कहता है नहीं पहले गारंटियर लेकर आए। ये वक्त आप पर आ चुका है, सारी शराइत मानने के बावजूद, आवाम को 230 रुपए का पेट्रोल देने के बावजूद, जो कि इलेक्शन से पहले आपने 18 रुपए भी कम किए, लेकिन उसका कोई खास नतीजा आपकी फेवर। अलबत्ता आपको लगा था कि शायद 18 रुपए कम करने से 18 सीटें आप जीत जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका, और अब तो ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। भाई अब लोगों में भी इतना शऊर आ चुका है कि अगर आप 18-17 रुपए इलेक्शन से 2 दिन पहले कम करेंगे और आपको लगता है कि आपको वोट्स मिल जाएंगे उसके बदले, तो आवाम में इतना शऊर आ चुका है, हम सॉरी टू से, कि अब वो आपकी कहूंगी कि आपकी जो पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसे जो ये गिमिक्स आपके समझ में आ चुके हैं, अब आवाम नहीं आएगी। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, यही हो रहा है इस वक्त। और इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमें एक वक्फा लेना है, ब्रेक लेना है, बिल्कुल यही हो रहा है कि ब्रेक के बाद जो है वो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। नाज़रीन, दुनिया बोल है, मैं हमारे साथ रहिएगा, मुल्क की सिचुएशन पर मजीद बातचीत होती रहेगी, क्यों वरना बिल्कुल मिलते हैं आपसे। मौसम तो वैसे ही खराब चल रहा है, मक्खियों ने डेरा बनाया हुआ है वैसे हमारे स्टूडियो में भी मक्खियां हर जगह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और जो लोग नहीं उठे जिनकी सुबह अभी हुई उनको एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा वाला गुड मॉर्निंग। और अब बात करते हैं कुछ खेल के मैदान की, क्योंकि मैच स्टार्ट हो चुका है और अगर हम मैच को ना लेके आए फहीम तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो नहीं सकता भाई। सेकंड टेस्ट मैच जो है वो चल रहा है पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान और आज का तीसरा दिन, और उनको 378 के रन का जो है वो टारगेट दिया गया है, जबकि अभी बैटिंग चल रही है। यासिर शाह और हसन अली खेल रहे हैं, 205 रन हमारी टीम बना चुकी है, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम इस पर हम कहेंगे कि पल में तोला पल में माशा है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी और अब मैं तो बल्कि बता ये कहूंगा कि तोला तो है ही नहीं, इस वक्त माशा हो चुकी है, क्योंकि 205 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हैं और दोनों टेल एंडर्स जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सलमान आगा जिन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला है और मेड इट 50 जो है वो पहले अपनी स्कोर करके 62 का जो है बिल्कुल दूसरा मैच जो है उन्होंने खेला है और पहली जो है उनकी हाफ सेंचुरी हो गई है। 62 रन उन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा स्कोर सलमान आगा साहब ने जो है वो किया है। इसके अलावा कोई भी हमारा बैट्समैन इस स्कोर तक 50 के करीब तक भी जो है वो नहीं पहुंच पाया है अभी तक। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि हमारी बैटिंग लाइन जब जैसे ही गिरना शुरू होती है, कप्तान के साथ साथ दर दर गिरना शुरू हो चुकी है। रिजवान जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, शायद फॉर्म में नहीं है। और इस मरतबा तो हमने फवाद आलम साहब को भी खिला लिया, अजहर अली भी नहीं है जिस पर ब्लेम किया जा सके कि भाई अजहर अली की वजह से हारे हैं। इन सब पर बात करने के लिए साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, वही बेहतर राय स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि पहले मैच में हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी टीम की और अब इस मैच में बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, तो उसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। दुनिया बोल जो दुनिया में देख रहे हैं उनको यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान जो आईसीसी टेस्ट चैंपियन का थर्ड डे टेस्ट मैच जो खेला जाएगा, और जिस तरह फहीम खान ने जिस तरह बात की पाकिस्तान की बैटिंग रखला गई और उस तरह की बैटिंग नहीं की, अगर आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, मगर आप देखें इमाम की बात करें, बाबर की बात करें या आप रिजवान की बात करें, टोटली पाकिस्तान पैनिक हो गई और पाकिस्तान के खिलाड़ी बोल्ड और लेग भी फोर हो गया है। ये तो नाकस कारकर्दी होती है, बैट्समैन खुद की अपनी गलती है। जिस तरह फहीम ने बात
की ऑफ कलर आए रिजवान जिस तरह उनको बैटिंग करना चाहिए उस तरह की बैटिंग की। बाबर पैनिक हो गए, नंबर 3 पे आ गए। कल पहले डिसाइड ही हो गया था आगर ने नंबर 3 पे बैटिंग करनी थी। ये पाकिस्तान के कप्तान को अपने नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैं ये समझता हूँ टेस्ट मैच में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाना चाहिए उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बॉलिंग हुई, कप्तानी बैट कप्तानी, 2 कैच कप्तान ने छोड़े जिसकी मायूसकुन कारकर्दगी पाकिस्तान को बैटिंग के शक्ल में करनी पड़ी। और जिस तरह सलमान आगा की अगर बात की जाए उसने तो अपनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, अपनी एबिलिटी से अपने प्रूफ किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखिए ये टीम गेम है, इमाम उल हक जिस तरह बोल्ड हुए, बाबर जिस तरह आउट हुए, रिजवान जिस तरह आउट हुए, फवाद आलम जिस तरह आउट हुए, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बहुत ही बायूसकुन कारकर्दगी है। और पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह की नहीं है। आप देखें 4 स्पिनर खिलाए और 2 फास्ट बॉलर का शहनशाह आफरीदी के अनफिट होने के बाद आपका बैकअप ही नहीं है, कोई फास्ट बॉलर नहीं है। हसन को आप खिला रहे हैं, दोस्तियां निभा रहे हैं, दोस्तियां नहीं तो कि दोस्तों की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। ये बहुत बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। आईसीसी टेस्ट चैंपियन के पॉइंट है और तीसरे नंबर पे आपकी टीम आ चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और इनके बाद मैं समझता हूँ इस तरह की कारकर्दगी से पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाए। साजिद साहब, आगा सलमान के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए आगाज ने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की और जो बॉल और बैट के दरमियान वो खेल लेते तो कमांड इनिंग खेल ली थी। आगा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि वो हमें लग रहा था सेंचुरी बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम में बड़ी मायूसकुन बात है। अगर मोहम्मद यूसुफ को आखिरी वक्त में उसको ग्लव्स देके भेजना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था। अनएक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको कम से कम नॉट आउट चले जाता और आके वो आज खेलता तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रन का इजाफा होता। मगर आज के 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं समझता हूँ श्रीलंकन की टीम पाकिस्तान पे अटैक करेगी। पाकिस्तान की टीम को कम से कम 30 से 40 रन ऐड करना चाहिए। अगर 30 से 40 रन ऐड नहीं कर सके तो पाकिस्तान की टेस्ट मैच हार जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच गोल्फ जो यकीनी तौर पर श्रीलंका जो पहला टेस्ट मैच हारा है तो भरपूर अपने होम ग्राउंड में एडवांटेज ले सकता है कि एडवांटेज ले सकता है। साजिद, अच्छा मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ अर्से पहले भी हम इसी मैच की जब ये पहला टेस्ट चल रहा था हम फवाद आलम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। अब फवाद आलम आए, आपने 1000 रन भी उन्होंने जो है वो कंप्लीट किए टेस्ट में, इसी मैच में जो 16 रन बनाए उसी की मदद से। इस वक्त वो फॉर्म में लग रहे हैं। आपको उनकी बैटिंग देख के क्या लग रहा है कि वो फॉर्म में है, सही खेल रहे थे, अच्छी बॉल की वजह से आउट हुए, या इतनी देर बिठाने के बाद अब वो अपनी फॉर्म जो है वो खो चुके हैं? फहीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो अपनी कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं और जिस तरह की उनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरह के वो प्लेयर थे जो कॉन्फिडेंस 4 टेस्ट मैच में सेंचुरी 250 जो कॉन्फिडेंस था, जो पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया पूरा तोबा करो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और कप्तान पे था फवाद को क्यों ड्रॉप किया। जब फवाद को मौका दिया, फवाद की बॉल बैट पे आ रही थी, मगर फवाद की कॉन्फिडेंस जिस तरह फवाद आउट हुए ऑफ ऑफ कलर आ रहा था, मेंटली और फिजिकल तौर पर अनफिट नजर आ रहे थे दिमागी तौर पर। जिस तरह के फवाद प्लेयर हैं जिनकी बॉल और बैट के दरमियान मैंने कराची से कराची दिए खिताब दे गया, आईसीसी टेस्ट चैंपियन की बैटिंग लाइनअप पे बहुत इंपॉर्टेंट था। मगर जिस तरह की फवाद ने बैटिंग की है मैं समझता हूँ बहुत मायूस हो गया। मगर देखिए हमने और आपने बात की, बोल्ड न्यूज चैनल बोल्ड ने बड़ी बड़ा डिसीजन लिया। अजहर अली जो 94 टेस्ट मैच खेले हैं, जिस तरह अजहर अली को ड्रॉप किए, नहायत ही शरीफ आदमी, अजहर अली को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपके पास अजहर अली को ड्रॉप कर दिया, मुझे बताइए अजहर अली का क्या कसूर था? अजहर अली को इसलिए ड्रॉप कर दिया, मीडिया का कसूर था, मीडिया ने बहुत हाइट बढ़ाई थी। अगर आप अजहर अली को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ज्यादती है। इस तरह की टीम में ग्रुप बनते रही, पाकिस्तान टीम में 2 ग्रुप काम कर रहे थे। बाबर की बात करो, रिजवान की बात करो, शहनशाह आफरीदी की बात करो, ये टीम बनाते हैं। मुझे सऊद शकील का क्या कसूर, उसका ताल्लुक कराची से। आप मुझे शान मसूद को क्या कसूर, उसका ताल्लुक कराची से। ये ज्यादतियां नहीं होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। आपने नुमान को खिलाया, नुमान। अच्छा, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं साजिद के ग्रुप बने हुए। एक ग्रुप तो बाबर का है, ये तो हमें नजर आ रहा है कि कप्तान के साथ जो लोग खड़े होते हैं और टीम में हमेशा एक ग्रुप टीम को जो है वो सपोर्ट करता है और कप्तान भी कुछ लोगों को फेवरेट कुछ होते मंजूर नजर कप्तान के भी। दूसरा ग्रुप है किसका? क्या साबित हो रहा है? कौन सा खिलाड़ी है जो कि इतना एंटी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा बल्कि अपने लिए खेल रहा है? कौन है ये दूसरे ग्रुप वाले? ये रिजवान है, स्ट्रेट पे रिजवान। आप देखें ना, रिजवान जिस तरह की, आप मुझे बताइए साजिद खान जिस क्वालिटी के ऑफ स्पिनर थे और जिस तरह के वो बॉलर थे, मुझे बताइए ड्रॉप होने वाले प्लेयर थे। आपने यासिर शाह को खिलाया, यासिर शाह की कारकर्दगी आप 2 टेस्ट मैच में जो स्पिनर जो बॉल नहीं कर
सकता है, जिसकी कमर ना लग सके, जो रेस्ट स्पिनर हो, जो 200 टेस्ट विकेटें ली हो और इसी 7 साल पहले 24 टेस्ट विकेटें ली हो, मगर रिजवान के कहने पर उनको खिलाया गया। और मुझे बताइए साजिद को ड्रॉप करने की वजह क्या थी? साजिद क्या क्वालिटी बॉलर नहीं थे? नुमान और साजिद तो टेस्ट मैचेस आपको जिताएं, मगर ये आप मुझे बताइए ये ज्यादती नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए सऊद शकील को 12-18 मैच में कैली करते हैं, आगा को आप दूसरे मैच में उसको टेस्ट मैच खिलाते, ज्यादती नहीं तो क्या है? मुझे बताइए क्या बड़ी ज्यादती नहीं है? अली तरीन के कहने पे खिलाया, उसके बताइए मुल्तान सुल्तान की टीम है, ये आप बताइए ब्रेकिंग, इतनी बड़ी ब्रेकिंग आपके इस प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो, दुनिया बोल्ड में मैं कहता हूँ अली तरीन की टीम में वो खेलते हैं, मुल्तान सुल्तान की टीम में है, तो उसको आगा बैट्समैन अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर खिलाने का तरीका गलत है, तरीका गलत है। सही। अच्छा साजिद खान ये बताइएगा, साजिद साहब ये बताइए कि अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं मैच की सूरत हाल चल रही है, 70 रन बनाने बाकी हैं, 3 विकेटें बाकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगली इनिंग में किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, कितनी रन लेने चाहिए ताकि हम मैच जीत सकें? देखिए एक तो बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तीसरा दिन है, आपने देखा पहले दिन पिच का बिहेव बहुत अच्छा था, स्लो थी, बॉल बैट पर आ रहा था। दूसरे दिन आपने देखा होगा नसीम ने जिस तरह बॉलिंग की, तेज हुआ, स्विंग हुआ, जिससे उन्होंने फायदा उठाया, 3 विकेटें भी हासिल की। पिच का डे बाय डे बिहेव चेंज हो जाता है, पिच जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। दूसरे दिन पिच बिल्कुल ऑफ स्ट्रेनिंग खेली, जिसपे हम तवक्को से मुताबिक, जिससे आपको याद होगा इसी पिच पे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, रेंगर ने आउट किया था 20 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पिच ने आउट किए, और यकीनी तौर पे यहाँ के जो लेफ्ट हिस्टोरिकल मैच था, उसने 12 टेस्ट विकेट ली। तो ये पिच को देखते हुए मेरा क्रिकेट स्पिनर, क्रिकेट एनालिस्ट मैं कहता हूँ टॉप क्लास विकेट कीपर, मैंने पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर मैंने प्रोड्यूस, मेरे शाकिर सक्कर मुश्ताक टीम में कोच है, मगर फिर भी उसको क्रिटिसाइज करूंगा, उन्होंने टीम सही नहीं खिलाई और पाकिस्तान बिल्कुल जबरदस्त। सारिद साहब बहुत ही जबरदस्त आपके जो मशवरे होते हैं और आपकी ब्रेकिंग न्यूज भी जो है वो हमें मिल गई कि अली तरीन की टीम में खेलने की वजह से जो है वो खिलाया जा रहा है मैच में। खैर फेवरेटिज्म चलता है, हमेशा से चलता आ रहा है, शुरू से चल रहा है। कभी कुछ लोग बोर्ड के मंजूर नजर होते हैं, कुछ कप्तान के होते हैं, और कुछ लोग जो है वो इतना असर और रसूख रखते हैं कि उन्हें खिला लिया जाता है। ये एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि हमें आज इस मैच में भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। मेरी एक प्रॉब्लम है, ये तो खैर हमें देख लिया कि क्रिकेट में जो सूरत हाल चल रही है, साजिद साहब हमेशा हमें बहुत ही खुले अल्फाज में बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरी एक प्रॉब्लम है फहीम, अगर आप मुझे सोल्यूशन दे सकते हैं इसका। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं कैसे लंबी लंबी लाइनों में लगूँ, अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाऊँ। भाई वाह, इसका सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी है और आपके लिए भी है। ये एक खुशखबरी है। जी हाँ नाजरीन, पासपोर्ट बनवाना अब कोई खतरनाक काम नहीं रहा है, बल्कि ये बैंकों की अब लंबी लंबी लाइनों में लगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। शहरी ऑनलाइन ऐप के जरिए रकम की अदायगी कर सकते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि अदायगियों का ये ऑनलाइन सिस्टम इस माह के आखिर तक काम करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान भर में किसी भी जगह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी के साथ घर बैठे पेमेंट की जा सकती है। आपका मसला हो गया हल, निकालिए हमारी फीस। अरे वाह, अरे किस बात की फीस? मसला हमने हल किया है। अरे मसला हल किया, लेकिन गवर्नमेंट ने तो हल किया है ना, हमें नाजरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस बात पासपोर्ट ऑफिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई अब हम घर बैठे आराम से बाआसानी ऑनलाइन अपना पासपोर्ट बनवा भी सकते हैं और रिन्यू भी करवा सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, वर्दा आपको मजे की बात ये बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है, और डॉक्टर अमजद अली जो है वो हमें ज्वाइन ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Very much for taking me up, in the program. हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक है? अल्लाह के शुक्र डॉक्टर साहब। कैसे डॉक्टर साहब? सर पासपोर्ट का एक्सपायर नहीं हुआ, आपका रिन्यू करवाना है, अब ऑनलाइन हो जाएगा, टेंशन नहीं है। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक को जो है ना दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखें ये जो ऐप जो है दुनिया भर में हर किस्म की चीजों के ऐप मौजूद हैं, तो आपको लाइनों में लगने के नहीं है, फॉर्म को डाउनलोड करने के नहीं है, रिन्यू करने के नहीं है, पैसे जमा कराने के नहीं, अब आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये जो ऐप पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो साबका गवर्नमेंट थी, उसका ये कारनामा है कि ये जो ऐप है, इसका समय बड़ा फायदा ये क्लियर कर दी है, जाहिर सी बात है, ओवरसीज के लिए तो काम किया ज्यादा किया उन्होंने। सही जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ये मार्च 2022 में जो है ना इन्होंने इस ऐप को जो है लॉन्च किया था। इसके 3-4 बड़े फायदे हैं। सब में बड़ी बात तो ये है कि आप जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, अपना जो है ना इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट, जैसे कि बहन बता रही थी, इसका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको रिन्यू का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है ना पुलिस का जो है जो एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट का लिंक भी इससे मिलता है, जिसके जरिए आप पुलिस का जो है क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप इसी ऐप के जरिए पैसे जमा कर सकते हैं, तो आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता, आपको जो है ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। और जब ये आप जाके, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि आप जाके ये पासपोर्ट, ये बताइए कि ये ऐप कितनी यूजर फ्रेंडली है, कि इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही आसान है उसको इस्तेमाल करना, कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि लोग ऐप यूज करना गुरेज करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल पेश आती है समझने में कि कितने आप क्लिक्स करेंगे, कितनी दफा जाएंगे, या फिर रिजेक्शन आ रही होती, तो इसमें ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, सब में बड़ा जो मसला होता है ऐप को यूज करने के ना, वो होता है कि इससे आप किस तरह से कितनी जल्दी यूज टू हो जाते हैं। जब हमारी जो लोग हैं जो ऐप को यूज करना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ जो है इसमें आपको लॉगिन इन डिटेल और अपना पासवर्ड डालना पड़ता है और फिर आप सिस्टम में आ जाते हैं। बहुत यूजर फ्रेंडली है, यानी आप ये बता रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सर कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो इस ऐप के जरिए कितना इससे फायदा उठा सकते हैं, कितना मुस्तफीद हो सकते हैं, उन तक इनका पासपोर्ट जो है वो अब इजीली पहुंच जाएगा, उन्हें यहाँ आने की जरूरत तो नहीं है, उन्हें क्या फायदा हो रहा है? नहीं, वहाँ पे एम्बेसी स्कीम में भी जो लाइन लगानी पड़ती है उनको, तो उससे क्या कितना फायदा होगा, कितने जल्दी बन जाएगा जो पहले बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता था? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी खबर है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो वो बहुत सारे मेजॉरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दूसरे ममालिक में काम कर रहे होते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में हो गया, अफ्रीका में हो गया, मलेशिया में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, और एक यूरोप में भी बहुत सारे वो हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं या रह रहे होते हैं। एक वो ओवरसीज है जो कि ना ड्यू नेशनलिटी रखते हैं और वो दोनों पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं। हमारी समय बड़ा एडवांटेज हो गया कि अब हमें पाकिस्तानी एम्बेसी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, पाकिस्तान में जाके पासपोर्ट के रिन्यू के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ती। आप ये यकीन करो कि ये रिन्यू करना ये नाइट में मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं कराची में गया हूँ तो पहले से मुझे ठट्टा में भेज दिया और हैदराबाद में जामशोर में भेज दिया और 4-5 दिन मेरे उसने बर्बाद कर दिया, मुझे पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये बड़े मसाइल थे और सब में बड़ा फायदा ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनाते हैं तो इसमें दोनों चीजें होती हैं। एक तो आपका पास आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा सेफ है, दूसरी बात ये कि आपके लिए कन्वीनियंट है, जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं तो आपको क्यों भी नहीं रखना पड़ता। आपने मशीन स्कैन करा, आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है, आपका बायोमेट्रिक उसने चेक कर लिया, ख्वार होने की जरूरत नहीं है अब आपको, यानी कि इमिग्रेशन तो आपने स्किप कर दिया ना इस पार्ट को। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आप डायरेक्टली आप गए, स्कैन कर लिया आपने। जबरदस्त, बेहतरीन। यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि अब आपको भी बिलखुसूस अगर मैं कराची की बात करूं तो सदर जैसे आपको ओवर क्राउडेड एरिया में जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का ओवरफ्लो रहता है, वहां हमारा पासपोर्ट ऑफिस है, तो वहां जाने में पार्किंग का इशू है, फिर उसके बाद 2-3 घंटे तक के जो है वो आपको वहां पर कभी इस काउंटर पे जाएं, कभी उस काउंटर पे जाएं, फिर बैंक की लाइन में लगना पड़ता है। इन सारी चीजों से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको निजात मिल सकती है और ये बहुत पहले हमें कर देना चाहिए था, इसमें ताखीर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, इस वक्त जो है ना दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक, इवन के बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक जो है ना इस ऐप को यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो है ना और हर किस्म के मुख्तलिफ ऐप को यूज कर रहे हैं। हमें अपनी कौम को जो है ना थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। इससे एक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है, अब आप डिजिटल एज में जा रहे हैं, तो ये जो खास तौर पर जो नौजवान है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग, उनको अपने फैमिली के लोगों को, पेरेंट को, रिश्तेदारों को बताना पड़ेगा। देखिए कितने बड़ी फायदे कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है। अब आपको पासपोर्ट रिन्यू करने के अपने डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना पड़ते हैं, आपको वहां पे बैठ के इमिग्रेशन में थोड़ी सी जिल्लत और थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। आप गए, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे, आपकी बायोमेट्रिक हो गई, आपकी पासपोर्ट रीडेबल है, आपने क्लियर करा है, आप बाहर निकल के खुशी खुशी। लाइन में जो लगना जो है ना बहुत बड़ा टेंशन होता है। आप हज उम्र पे भी जाए तो वो जो एक बहुत बड़ी क्यू लग रही होती है और फिर वहां के जो इमिग्रेशन लोग जो सवाल कर रहे हैं, इससे आदमी को ह्यूमिलेशन होती है। आप यूरोप में जाए तो वहां सोच के भी आपको काफी लंबी टेंशन होती है कि पहले आप अपने ऑफिस से ऑफ लें या फिर एक छुट्टी करें, फिर उसके बाद पूरा दिन वहां पे ख्वार करें, फिर आप लाइनों में लग के फिर पासपोर्ट बनता था आपका। देखिए, ओवरसीज की तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जाके ब्रिटिश एम्बेसी, वो पाकिस्तानी एम्बेसमेंट में जाएं, लाइन लगाएं, टाइम लें, वहां पे जाके अपनी चीजों को बैठे क्यू में लगे रहें और फिर चीजें जमा करते हैं बैंक। बहुत एक दिन का जाया होता था। और दूसरी बात कि आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं या बीवी को लेके जा रहे हैं तो बहुत बड़ा नाइट में रहता है। अब अल्लाह का शुक्र ये चीज फैसिलिटी थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू प्रीवियस गवर्नमेंट जिन्होंने इस काम को हल करा और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लेके आए कि उन्होंने हर किस्म की जो इस तरह की जो चीजें हैं उनमें जो
ना डिजिटल सिस्टम को लेके आ रहे हैं, ऐप को लेके आए। मुझे पता था कि ना काफी इसमें मेरा पिछली गवर्नमेंट के लोगों से डिस्कशन हुआ था, तो दैट ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज में आप इस इलेक्शन में वोट भी डाल सकते थे अगर पिछली गवर्नमेंट अभी बरकरार रहती तो। उन्होंने ये वाला सिस्टम भी आपके लिए मुतारफ करवा दिया था, लेकिन खैर गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से अब शायद आपको मौका ना मिले इस इलेक्शन में वोट डालने का, पर अगले इलेक्शन में जो है वो आप डाल सकेंगे वोट अगर ये हुकूमत वापस आती है तो ये भी आपको एक अफसोस तो ही रहा होगा डेफिनेटली। देखें, सब में बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं है कि आप किस किस्म की अपोजिशन से या किस किस्म की पार्टियों से आपका मुकाबला है। मैं आपको सिंपल जो है आपको बता रहा हूँ, हमारा जो इस वक्त जो पाकिस्तान में दो किस्म के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो वो है जो कि एक जाहिल है और एक वो जो है जो इल्म वाले हैं। मतलब कि ये भी एक फाइट है, बजाय पॉलिटिकल हमारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि हमारी यहाँ एक जाहिल और एक पढ़े लिखे के दरमियान मुकाबला है कि जाहिल चाहते नहीं है कि ऐसी चीजें आए जिससे जो है ना उनकी कनेक्शन जो है खत्म हो जाए या उनके जो माफिया उनका पावर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। मेरे ख्याल में वो जाहिल शऊर और लाशऊरी का मामला है, क्योंकि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं कि उन्हें वफादारियां भी निभानी होती हैं, तो जाहिल मेरे ख्याल में थोड़ा सा हैवी लफ्ज हो जाएगा डॉक्टर साहब की जानिब से। सही वर्दा, मेरे ख्याल में ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए दुनिया बोल। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की एक पहली वुमेन जो है वो माउंटेन क्लाइंबर से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ब्रेक पे जाने से पहले फहीम हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की पहली फीमेल कोहे पैमा यानी कि माउंटेन क्लाइंबर जिनका नाम है समीना बेग, उन्होंने K2 की बुलंद तरीन पहाड़ी 8611 मीटर बुलंद तरीन चोटी उन्होंने सर कर ली है, और 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर किया था। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि बीइंग पाकिस्तानी फीमेल के, हम कहते हैं ना कि एक सिंपे नाजुक है औरत, और लेकिन आजकल के दौर में अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है। अब हमने प्रूव कर दिया है कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो जहाज उड़ाने की बात हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माउंटेन क्लाइंबिंग हो। आप ये देखिए हमारे सामने मौजूद हैं समीना बेग, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऐसा ही है, और इकबाल के शेर की जो है वो खूब तशरीह यहाँ पर हुई है कि जी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो इनके लिए पहाड़ जो हैं वो बुलंद चोटियाँ सितारों से आगे बढ़ने के लिए हैं, बिल्कुल ये बढ़ रही हैं। और इसमें साथ साथ इनके भाई का भी तस्करा करता चलूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है, इन्हें रोका भी गया कि भाई आप कहाँ, इन्हें जैसा आपने बताया सिंफ नाजुक को लेके जा रहे हैं, साथ ये ना करें, पर उनकी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट थी और वो अपनी बहन को लेकर गए और K2 के पहाड़ को, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। आपको मज़े की बात ये बताऊं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो बुलंदी पे ज़्यादा है, लेकिन वो पहाड़ी इतनी खतरनाक नहीं जितनी खतरनाक K2 की जो है वो पहाड़ी है। खैर, इस पर डिटेल में जो है वो बात करेंगे। अल्पाइन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, कर्रार हैदरी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्रार साहब। जी वालेकुम सलाम। कर्रार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेग इस वक्त अपनी वापसी के रास्ते पर हैं, तो कोई राब्ता हुआ है उनसे, खैर खैरियत से वापसी हो रही है? जी राब्ता हुआ है, माशाल्लाह उन्होंने ये मतलब पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम K2, और इसके अलावा उनका 7 समिट्स का भी रिकॉर्ड है, और खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके हवाले से भी। और हमारी ये नाइला कियानी है जिनकी दूसरी पीक है पाकिस्तान में, जो उन्होंने K2 से पहले G2 उन्होंने सबमिट की थी, तो ये रास्ते में इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा करार साहब, ये बताइएगा कि बीइंग अ फीमेल, सबसे पहले कहा जाता है कि बहुत टफ है कि माउंटेन क्लाइंबिंग करना, इट्स रियली 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 टफ, जब ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। तो क्या सिर्फ शौक होने की हद तक काफी है, या फिर अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो खवातीन भी अब इस शोबे में आपको मजीद आगे आती हुई नजर आ रही हैं समीना के बाद? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खास तौर पे समीना ने जब ये माउंट एवरेस्ट सबमिट की तो एक नया आप कह लें कि रास्ता, और हमारी जो एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उसको बड़ा एक फरोग हुआ। और अभी बहुत सारी, मैं अल्पाइन क्लब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में बच्चियाँ हैं जो चाहती हैं, फ़ोन करती हैं, रब्ता करती हैं थ्रू ईमेल कि हमने भी क्लाइंब करना है या हम माउंटेनियरिंग सीखना चाहते हैं, और K2
में जाना चाहती हैं। तो ये एक अच्छा खुशाइन है। और हमारी खास तौर पे जो ख्वातीन हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, वो किसी से कम नहीं है। अच्छा करार साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये पता चला है कि इनके भाई भी जो है वो साथ थे और उन्होंने खुद सर करने से पहले जो है वो इन्हें कहा था कि आप ये छोटी सर कर ले। तो ये ऐसा है, मैं एक रेफरेंस मेरे जहन में आया ये स्टोरी सुन के कि वर्टिकल लिमिट एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, जो कि K2 की पहाड़ पर ही बनी थी और उसी को फतह करने के लिए, सर करने के लिए बनाई गई थी। उसमें भी एक फीमेल माउंटेनर जो है वो आती हैं और फिर उन्हें ढूंढने के लिए उनके भाई आते हैं। तो ये उस मूवी को जो है वो रियलिटी के ऊपर परफॉर्म कर दिया इन्होंने। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई बहन हैं ये सक्सेसफुल हो गए। ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खूबसूरत मैसेज भी है, अगर उस मूवी के हवाले से इसे देखा जाए तो, वर्टिकल लिमिट के। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब एक हौसला अफजाई होती है उस वक्त, और जब वो सिचुएशन ऐसी थी उस वक्त माउंट एवरेस्ट पे, तो उन्होंने कहा कि बजाय मेरे जाने के, क्योंकि बाज़ वक़्त जब आप क्लाइंब कर रहे थे बहुत सारी चीजें होती हैं जो साथ होना जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन है, इक्विपमेंट है और कुछ चीजें ऐसी हैं। लेकिन उन्होंने, मिर्जा अली ने उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि बहन जो है वो सबमिट करें। और माशाल्लाह उन्होंने इसको साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज उनकी देखा देखी बहुत सारी ख्वातीन हैं जो इस फील्ड में आ गई हैं और कुछ आ रही हैं इंशाल्लाह। तो आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह हमें और भी ख्वातीन नजर आएंगी जो आगे मजीद इस तरह के पहाड़ जो हैं वो सर करती हुई में नजर आएंगी। थैंक यू सो मच करार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थे। अल्पाइन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है वर्दा, जो कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र इन्होंने किया कि पहाड़, हम कटी पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते जी। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये ट्रैकिंग जो है वो इतना खतरनाक और इतना मुश्किल काम है और इतने स्टैमिना इसके लिए दरकार है, महंगा शौक भी है जी। और एक लेवल पे जाने के बाद आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद जो है वो फिर आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ जाती है। ये बहुत ही दिखने में जो है वो बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि बर्फ के पहाड़ों के ऊपर बड़े मजे से चलते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जो जिस सांस पे गुजरी है ये उस सांस को ही मालूम है। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर। उनसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप ही बताइएगा उनसा कि आज जो समाप्त होने वाली है 11:30 बजे, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या नजर आता है फैसला होता हुआ आपको तहरीक इंसाफ के हक पे, या फिर? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन और कार्ड्स के मुताबिक भी मैंने कही थी कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो ही सीएम बनेंगे। हालांकि यहाँ मुझे हंगामा रही और प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। हमजा शहबाज शरीफ अगर हम देखें तो जबरदस्ती के सीएम हैं, लेकिन अभी जो करंटली मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं उसके मुताबिक भी देखिए पीडीएम ने बायकॉट किया हुआ है। आगे मुझे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं उनके लिए, और पीटीआई की तरफ बड़ा जबरदस्त 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और हैप्पीनेस का कार्ड है। जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उनका मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। ये किसके लिए आया है? किसके लिए उनसा किसके लिए आया ये कार्ड? जो पीटीआई वालों के लिए, पीटीआई के लिए कार्ड आया, यानी पीटीआई वालों की जीत नजर आ रही है। जो भी उनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत की वजह से हम आज आपसे मजीद जो है वो प्रेडिक्शन नहीं ले सकता, कल के जो प्रोग्राम होगा उसमें लेंगे। लेकिन नाजरीन, 11:30 बजे सारी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब है। चीफ जस्टिस साहब, आप अगर हमें सुन रहे हो या आप तक हमारी गुजारिश पहुंच जाए तो ये फैसला एक तारीखी फैसला होने जाएगा इंशाअल्लाह। सब लोग इस वक्त आप ही की जानिब देख रहे हैं, देखते हैं क्या फैसला आएगा वर्दा, लेकिन इसके ऊपर बात हम कल ही करेंगे। वक्त हो चुका है हमारे प्रोग्राम का खत्म। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। 24 घंटे का वक्त। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।